Hello friends, this is SP Singh and welcome to SP Sir Classes. Dear friend, यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस का, यानी 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जारी है, जिसमें अभी तक हम सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा और इसके बाद कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और सारे ही प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चंस के रहेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं एंड उनके पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली कब बने, यानी कि पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी, फिर कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। ऐसा कब हुआ? ऐसा सन 1912 में हुआ। सन 1912 में कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली बनी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने? सैयद हैदर रजा ने किया था। ये तो बात हो गई दिल्ली की। और जब यही स्वदेशी आंदोलन आपका बम्बई और पुणे में हो रहा था, बम्बई और पुणे में हो रहा था, तब इस आंदोलन का नेतृत्व आपके बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ध्यान रखिएगा बात को, यदि दिल्ली में पूछे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो वो सैयद हैदर रजा ने किया था, और अगर बंबई पुणे में पूछ ले तब इस आंदोलन का नेतृत्व, इसका लीडरशिप बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र निम्न में से किस संसाधन में समृद्ध है? जो छोटा नागपुर का पठार है वह किस संसाधन में समृद्ध है? तो वह विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं उनके लिए छोटा नागपुर पठार जो है वह क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो सेकंड है वह आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान राज्य का जो खेतड़ी बेल्ट है वह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा खनन के लिए राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है कि जमशेदजी टाटा द्वारा पहले लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो आपकी 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा पहले लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन जो थर्ड नंबर रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो वह आपका पवन है, क्योंकि पवन द्वारा उड़ा करके जो लाई गई रेत है उसी से ये जो स्तूप होते हैं वो आपके बनते हैं। ठीक है, तो बालू का स्तूप ऐसे टीले हैं जो पवन द्वारा उड़ा करके लाई गई रेत से बनते हैं या निर्मित होते हैं। निम्न में कौन हिंद महासागर की जलधारा है? तो इसमें अगुलहास धारा, कौन सी धारा? अगुलहास जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अगुलहास जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। मांस एवं टमाटर उत्पादन में वृद्धि निम्न में से किस क्रांति से संबंधित है? तो मांस एवं टमाटर उत्पादन जो है वह आपका लाल क्रांति से संबंधित है। किससे? मांस एवं टमाटर। देखिए, मांस एवं टमाटर आपका हो गया लाल क्रांति से संबंधित है। और आपका जो फर्स्ट है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति कोको उत्पादन से संबंधित है। कोको उत्पादन से संबंधित है आपकी क्या? भूरी क्रांति। और जो बादामी क्रांति है ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। देखिए, मसाला उत्पादन। ठीक है, राइट हो गया ऑप्शन आपका, मसाला उत्पादन हो गया। और इसके बाद अगर यहाँ पे पूछ ले नीली क्रांति, ध्यान दीजिए, नीली क्रांति लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नीली क्रांति किससे संबंधित होती है?
मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित होती है ना, मत्स्य पालन से संबंधित होती है आपकी नीली क्रांति है। आप इनको नोट कर लीजिए, लिखिए। भूरी क्रांति कोको उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति आपकी मसाला उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति आपकी मत्स्य यानी कि मछली पालन से संबंधित है। ऑप्शन इसमें आपके सारे क्लियर होते, क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना का वर्ष क्या है? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वह आपकी 1982 में की गई थी। डेट भी याद रखिए 12 जुलाई थी, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। अगर पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय सबका जरूर याद रखा करिए, इसका मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। किसका? नाबार्ड का। आई बात समझ में? मुंबई में इसका मुख्यालय है। 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। देखिएगा, क्वेश्चन इज किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत निम्न में से किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत जो है वह हमारे जो यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे उनके द्वारा की गई थी। और ये जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। कब हुई थी? शुरुआत इसकी 1998 में हुई थी। और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो यशवंत सिन्हा थे, जिनके माध्यम से इस योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट रहेगा वह इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। किसकी की जाती है? देखिए, जो भूमि विकास बैंकें होती हैं वो ऐसी बैंकें होती हैं जो किसानों को एक लंबे समय के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। और ये जो बैंकें होती हैं इनको भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। ये जो हैं किसानों को क्या करती हैं? ऋण प्रदान करती हैं, कर्जा देती हैं। ठीक है, तो ये किसानों की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है इनके माध्यम से, और इन बैंकों को भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें आपका राइट हो गया। किसानों को निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एपी कल्चर क्या है? एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। वेरी गुड। पोमी कल्चर फलों का उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर आपका किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर डियर फ्रेंड बागवानी नहीं है। वर्मी कल्चर जो है वह आपका केंचुआ, किससे? केंचुआ पालन से संबंधित है। केंचुआ पालन से संबंधित है आपका क्या? वर्मी कल्चर। पीसी कल्चर आपका मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, सारे ऑप्शन क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे आपके वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू क्या थे? जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके लिखते चलिए संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति व संघीय समिति, ऐसे लिखिए, वह संघीय समिति के अध्यक्ष थे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे? संघ शक्ति समिति व संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये जो है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जो थे ये आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बात क्लियर? सारे ऑप्शन क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो कुछ नियम कानून जो अन्य संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, तो अन्य संविधानों से तो लिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? सबसे ज्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। किसका? सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, क्योंकि भारतीय संविधान का लगभग 2/3, कितना? लगभग 2/3, भारतीय संविधान का लगभग 2/3 तत्वों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें थर्ड रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है? तो वह आपका कौन सा संविधान संशोधन था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधानिकता की जांच करना। और ये प्रावधान ये हमारा जो सिद्धांत है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतर हो सकता है। जो संसद के हमारे सत्र चलते हैं उसमें अधिकतर अंतर कितना हो सकता है? 6 महीने का। कितना होता है? 6 महीने का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो पूरे वर्ष में संसद के तीन सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। जो पहला सत्र आपका होता है वह फरवरी से मई का होता है। फरवरी से मई ये आपका पहला सत्र होता है। ठीक है, और ये सत्र आपका जो है वो बजट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? ये आपका बजट सत्र कहा जाता है। दूसरा आपका जो है जुलाई से सितंबर होता है। दूसरा सत्र आपका जुलाई से सितंबर होता है, जो कि मानसून सत्र कहा जाता है। उसके बाद अगला शीतकालीन सत्र होता है, जो कि नवंबर से दिसंबर होता है। ये आपके पूरे वर्ष में 3 संसद सत्र होते हैं और 6 माह का अंतर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार प्रतीत होता है। तो उससे जो भी पिंड लिफ्ट में स्थित है उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन 3 जो है वह आपका राइट हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? दीर्घ रेडियो तरंग की खोज जो है वो आपके मार्कोनी ने की थी। अगर यहाँ पे दीर्घ ना लिखा होता, लघु लिखा होता तो आंसर क्या होता? तो क्वेश्चन क्या बनता? लघु रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? लघु रेडियो तरंग की खोज जो है वह आपके हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की, लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों चीज याद रखनी है, लघु भी याद रखना है, दीर्घ भी याद रखना है। क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है, हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? सिरका में पाया जाने वाला अम्ल आपका एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेकिन बाकी जो एसिड है हमारे इनको भी समझना जरूरी है। जो सिट्रिक अम्ल होता है सबसे पहला समझिए, देखिए सिरका में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल हो गया। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा में। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा में। ओके, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो टार्ट्रिक अम्ल होता है ये आपका इमली में पाया जाता है। इमली में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बच्चा हमारे पास लैक्टिक अम्ल, तो भैया लैक्टिक अम्ल आपका दूध में मिलता है। कहाँ? दूध में। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध में। फिर से समझिए, सिट्रिक अम्ल संतरा में, टार्ट्रिक अम्ल इमली में, लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती हैं, वह आपकी श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो हैं वो बीमारी उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करती हैं और शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का काम भी करती हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन जो इसमें आपका बी और सी है वह जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है। क्वेश्चन कहता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भैया इसमें हमें जो है कि बताना है ईर्ष्या, जेलसी, वह क्या है? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही है, यही हमारा ईर्ष्या है, यही हमारी जेलसी है ना, जो लोग आजकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा रखते हैं। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय किसका पर्यायवाची है? तनय तो भैया पुत्र का पर्यायवाची है। किसका? पुत्र का पर्यायवाची
तनय। सुता पुत्री का है, आत्मजा पुत्री का है, दुहिता पुत्री का है, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं और तनय जो है वह पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी मति झट सोचने वाली हो, यानी जो बहुत क्विक डिसीजन लेने वाला हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको एक शब्द में हम प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे, प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण का संधि विच्छेद होता है निहि प्लस गुण, ये आपका होता है निर्गुण, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। निर्गुण का संधि विच्छेद निहि प्लस गुण हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप वाला वाक्य चुनिए। इसमें हमें शुद्ध रूप बताना है। हमारी सौभाग्यवती, देखिए सौभाग्यवती कन्या नहीं होती, सौभाग्यवती जो है शादी के बाद कहा जाता है, कन्या जो है वो सौभाग्यवती नहीं होती, कन्या हमारी आयुष्मती होती है। ठीक है, इसका विवाह होने जा रहा है। जब यहाँ भी सौभाग्यवती है, कन्या को सौभाग्यवती कहते नहीं है, ये आपका यहाँ भी गलत हो जाएगा। आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, कन्या की नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये आपका जो ऑप्शन है वह शुद्ध है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए जस्ट मोमेंट प्लीज। निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? वह आपका देश भूटान है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस देश को? भूटान को। निम्न में से मंगोलिया की राजधानी कौन है? देखिए मंगोलिया की राजधानी आपकी उलान बटोर है। उलान बटोर जो है यह आपकी मंगोलिया की राजधानी है। ओके, अच्छा, ये तो उलान बटोर हो गया मंगोल की राजधानी। अब इसके बाद जो इसमें आपका जैसे फर्स्ट है मकाऊ, मकाऊ तो मकाऊ की ही राजधानी है, मकाऊ मकाऊ की ही राजधानी है। अंकारा जो है, अंकारा किसकी राजधानी है? तुर्की की राजधानी है डियर फ्रेंड। किसकी? तुर्की की राजधानी अंकारा है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और लेबनान की राजधानी जो है वह बेरूत है। लेबनान, लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ओके, सारे ऑप्शन क्लियर। मकाऊ की राजधानी मकाऊ है और तुर्की की राजधानी अंकारा है और जो है कि मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, बेरूत की राजधानी लेबनान है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है वह आपका गुजरात है। इसकी जो तट रेखा है उसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कहता है, सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्यों वाला प्रदेश कौन सा है? वह हमारा उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यसभा वाला जो प्रदेश है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ वन इज द राइट वन। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती आपकी हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 7 अप्रैल को फिर हम क्या मनाते हैं भैया? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और 9 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वीरता दिवस। इन सभी को नोट कर लीजिए, आपसे पूछे जाएंगे। वीरता दिवस हम मनाते हैं 9 अप्रैल को। ठीक है, तो सारे ऑप्शन क्लियर। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को वीरता दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका मनीला में स्थित है। कहाँ? मनीला में। वे एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, हवा महल कहाँ स्थित है? डियर फ्रेंड, हवा महल आप सभी को पता होगा जयपुर राजस्थान में स्थित है। हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। और ये जो हवा महल है इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था।
ओके, हवा महल जयपुर राजस्थान में है और इसका जो निर्माण है वो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन क्लियर। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा आपका गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। भैया इसकी स्थापना भी बताते चलिए। 1973 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आपके जी शंकर कुरूप हैं और उन्हें ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी एक रचना थी और उसका नाम था आडा कुजाई। इनकी एक रचना है आडा कुजाई जो कि मलयालम में लिखी गई थी। किसमें? मलयालम में लिखी गई थी। इसके लिए उन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1965 में मिला था। ओके, बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है क्वेश्चन की प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान है यहाँ पे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष निम्न में से किसके समकालीन थे? तो ये आपके कनिष्क के समकालीन थे। किसके? कनिष्क के। और ये जो अश्वघोष हैं ये कनिष्क के राजकवि थे। कौन थे? कनिष्क के राजकवि थे। ठीक है, इसीलिए उनके समकालीन थे। ओके, समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वह आपका राइट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें कौन सदस्य नहीं था? इसमें फ्रांसिस नहीं था। बाकी आपके मानसन, क्लेवरिंग, बोरवेल और इसके अलावा आपके फिलिप हो गए, ये सभी सदस्य थे, लेकिन फ्रांसिस जो है इस परिषद के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, लोथल और चन्हूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो भैया चन्हूदड़ों और लोथल में मनका बनाने का, यहाँ पे मनका अलग अलग नहीं होगा, ये आपका ऐसे लिखा है, मनका बनाने के कारखाने थे। ठीक है, क्या थे? मनका बनाने के कारखाने हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में से किसको 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? क्या दिया गया था? बंबई दिया गया था। इसके पीछे कहानी सुनिए। पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में बंबई को गुजरात के जो बहादुर शाह थे उनसे छीन लिया था। किसको? बंबई को। कब? 1534 ईस्वी में। फिर क्या हुआ? 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन डी ब्रिगेंजा थी उनके विवाह के अवसर पर बंबई जो है वो दहेज स्वरूप अंग्रेजों को प्रदान किया गया था। ये थी कहानी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका राइट हो गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? वेरी गुड क्वेश्चन। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो हमारा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जीत किसकी हुई थी भैया? अकबर की जीत हुई थी। किसकी? अकबर की। युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में जीत अकबर की हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किससे संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी जो इसमें हैं वह स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। यह आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। ठीक है, गांधी जी इसके हिस्सा क्यों नहीं थे? क्योंकि इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे जब ये आंदोलन चल रहा था, इसीलिए गांधी जी इससे संबंधित नहीं है या फिर इस आंदोलन के हिस्सा नहीं है, क्योंकि वे कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी?
तो इसमें जवाहरलाल नेहरू हो गए और मोतीलाल नेहरू हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन सभी नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समय। उसमें से आपके एक जवाहरलाल नेहरू भी हैं। बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? वह आपके अब्दुल गफ्फार खां हैं। कौन? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका एक और भी नाम है, वो क्या है? बहादुर खान। क्या है? बहादुर खां भी इनको कहते हैं, अब्दुल गफ्फार खां को, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, बहादुर खां एक ही नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन ओवर हियर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन भाई सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें आपका जो है अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद घोष ने की थी। मित्र मेला की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। भारत माता सोसाइटी की स्थापना जतिन मोहन चटर्जी ने की थी। इसीलिए यहाँ पे अरविंद घोष गलत हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे आपका जतिन मोहन चटर्जी लिखा होता तब ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता। जतिन मोहन चटर्जी, ओके, इन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। अगर अरविंद घोष की बात करें तो जो अरविंद घोष थे, इन्होंने अरोविल आश्रम की स्थापना की थी। देखिए, अरोविल, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, अरोविल आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरोविल आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। और भारत माता सोसाइटी की स्थापना जतिन मोहन चटर्जी ने की थी। बाकी आपके सामने लिखे हैं। एस्किमो क्या है? एस्किमो जो है वह एक मंगोलोइड्स, क्या? मंगोलोइड्स प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो मंगोलोइड्स प्रजाति से संबंधित है। जो मंगोलोइड्स है यह एक प्रकार की प्रजाति है। ऑप्शन फोर्थ वन इज द राइट वन। निम्नांकित में से कौन लैगून पर विकसित किया गया है? कौन? तो वह आपका कोची पत्तन है। निम्नांकित पत्तनों में से कौन? कोची पत्तन जो है, कोची पत्तन केरल के मालाबार तट के वेम्बनाद लैगून झील पर विकसित किया गया है। इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सुएज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? वेरी गुड क्वेश्चन। सुएज नहर आपकी लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको? जो सुएज नहर है वो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? देखिए, जायद में कौन कौन आता है? जायद की फसलों के अंतर्गत आपकी जो सब्जियां हैं वो आती हैं। जायद की फसलों के अंतर्गत आपकी सब्जियां आती हैं। और ये जो फसलें हैं वह आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? मार्च अप्रैल में आपकी जायद की फसलें बोई जाती हैं और जायद की फसलों के अंतर्गत आपकी सब्जियां आती हैं। ठीक है। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक देश कौन सा है? चावल का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, भारत विश्व में चावल का बड़ा निर्यात करने वाला देश है। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का पहला जैविक राज्य पूछ रहा है तो वह आपका सिक्किम है। कौन है? सिक्किम जो है ये वर्ष 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना। कौन? सिक्किम। कब बना? 2016 में बना। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, प्रेजेंट टाइम में जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है ये भी पूर्ण जैविक क्षेत्र है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछ ले कि जैविक खेती के जनक कौन है? वेरी गुड क्वेश्चन। जैविक खेती के जनक कौन है? तो जैविक खेती के जो जनक हैं वह आपके अल्बर्ट, क्या नाम है? अल्बर्ट डावर्ड हैं। ओके, अल्बर्ट डावर्ड जैविक खेती के जनक हैं। भारत में पहला जैविक राज्य आपका सिक्किम है जो कि 2016 में बना था।
चलिए, हरित क्रांति के घटक हैं। हरित क्रांति के घटक क्या हो जाएंगे? इसमें आपके उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, ये सभी जो हैं कृषि उत्पादन में वृद्धि को कृषि उत्पादन में जो है कि वृद्धि करते हैं, इसीलिए इनको उपयुक्त सभी यानी कि इन सभी को हरित क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। बात क्लियर हुई? चलिए, अब अगर आपसे पूछ ले हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो आपके M.S. स्वामीनाथन, देखिए नोट कर लीजिए, M.S. स्वामीनाथन जो हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। बात क्लियर? चलिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना जो है वह आपकी कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1955। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन ओवर हियर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस प्रकार की योजना है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है यह एक पेंशन योजना है। कैसी योजना है? यह एक पेंशन योजना है और इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 में की गई है। इस योजना की शुरुआत कब की गई? 15 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई, जो कि एक प्रकार की पेंशन योजना है। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली GST भारत में लागू की गई, तो यह आपकी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई है और इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था। वो कौन सा संशोधन था? वह आपका 101वां संशोधन था। कौन सा? 101वां संशोधन था, जब जो हमारी GST है वो लागू की गई 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इसके लिए संविधान में 101वां संशोधन भी किया गया था। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अच्छा, और अगर पूछ ले यहाँ पे कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो भैया लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का जो है सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 59 इज कहता है संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है। क्या घोषित करता है? संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है कि भारत जो है वह बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी कितनी हैं? 8, और हमारे राज्य कितने हैं? 28। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं हमारे प्रेजेंट टाइम भारत में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार आपको बता चुके हैं। संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वह आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कब बनाए गए थे? ये आपके 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं, कौन? जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा हैं, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या? इससे पहले इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, बात क्लियर हुई। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति जो है वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा को, किसको? लोकसभा में जो है कि लोकसभा को देती है। सिंपल सी बात है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो यंत्र आपका पायरोमीटर है। पायरोमीटर, ठीक है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? ये आपका अवतल लेंस होता है।
ठीक है। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको नजदीक की वस्तु को तो स्पष्ट दिखाई देती है, जो पास की वस्तु वो तो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु जो है वो उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, पहला ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद आपका सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम और लोहा, ये सब उसके बाद में आते हैं। मनुष्य के कान में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के कान में कितनी? मनुष्य के कान में 6 अस्थियां होती हैं। ठीक है, अब इनका नाम देख लीजिए। 2 अस्थियां जिनका नाम होता है मैलियस, 2 अस्थियां हैं जिनका नाम होता है मैलियस, और फिर 2 अस्थियां जिनका नाम होता है इंकस, और फिर 2 अस्थियां जिनका नाम होता है, क्या नाम होता है? अस्थि स्टेप्स। अस्थि स्टेप्स, ये 6 हड्डियां आपके कान में होती हैं। निम्न में कौन जल का पर्यायवाची नहीं है? कौन नहीं है? नीर, समीर, सरिल, अम्बु। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सभी को पता होगा कि इसमें जो हमारी समीर है, समीर जो है ये जल का पर्यायवाची नहीं है भैया, ये हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, समीर हवा का पर्यायवाची है, जल का नहीं है। जटिल का उल्टा क्या होगा? जटिल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? सरल, इजी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए क्या होगा? एक शब्द। जिसे करना बहुत कठिन होता है उसे कहते हैं दुष्कर। क्या कहते हैं? दुष्कर। दूसरी बात, जिसे कठिनाई से जीता जाता है उसे दुर्जय कहते हैं। कठिनाई से जीते जाने वाली लड़ाई को दुर्जय कहते हैं। कठिनाई से जीतना दुर्जय कहलाता है, और बुरे कार्य के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। बुरे काम के लिए किसी से आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। कठिनाई से जीतना दुर्जय कहलाता है। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या होगा? देखिए, अली और अली, तो एक अली जो है ये होता है भौरा, और अली जो है वो होती है सखी। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो राइट हो जाएगा, भौरा और सखी। अली का मतलब भौरा और अली का मतलब सखी होता है। अगला क्वेश्चन, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ का संधि विच्छेद होगा हमारा परम प्लस अर्थ मिल करके बनते हैं परमार्थ। नेक्स्ट, निम्न में कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य? वो हमारे 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम आपको इसका नाम बताएं कि वो कौन कौन से 4 राज्य हैं, तो इसमें आपका एक तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका नागालैंड हो जाएगा, तीसरा आपका मिजोरम हो जाएगा, और चौथा आपका मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है? टका जो है यह आपकी बांग्लादेश की मुद्रा है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। पाकिस्तान की मुद्रा आपकी रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, और इंडोनेशिया की मुद्रा भी आपकी रुपया ही है। भूटान की जो मुद्रा है वह नगुलट्रम है। नगुलट्रम जो है यह आपकी भूटान की मुद्रा है। ओके, बात क्लियर हुई। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों संघ शासित प्रदेश से लगी है? तो यह आपकी 9, कितने? 9 राज्यों या संघ शासित प्रदेशों से लगी हुई है। आगे बात, एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, और क्वेश्चन कहता है लोकसभा के कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं? कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो ये आपके 20, लोकसभा के 20 सदस्य। कितने सदस्य? 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। बात हमारी क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सरल आसान क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस हमारा हर साल 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ओके, अच्छा 22 मार्च को क्या मनाते हैं भैया? 22 मार्च को हम विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर होती है। निम्न में से
आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का जो मुख्यालय है वह आपका जकार्ता में स्थित है। अच्छा, ये जो आसियान है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना भी ध्यान रखिएगा, स्थापना इसकी हुई थी 8 अगस्त 1967 में। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है और इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। चलिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह आपका माउंट आबू, जो कि हमारा राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसकी स्थापना जो है वो 1021 ईस्वी में की गई थी। किसने करवाई थी? नाम बता दीजिए। विमल शाह ने करवाई थी। विमल शाह ने इसकी स्थापना 1080 ईस्वी में 1081 ईस्वी में करवाई थी। चलिए, तमाशा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? जो तमाशा है वह महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है। किसका? तमाशा महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है। शार केंद्र स्थित है। शार केंद्र स्थित है। शार जो है केंद्र, ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भैया दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त जो हमारे प्रथम व्यक्ति हैं उनका नाम देविका रानी रोरिका है। अच्छा, उन्हें जो पुरस्कार है वो कब मिला था? वो पुरस्कार 1969 में मिला था। कब मिला था? 1969 में। हर क्वेश्चन को पूरी तरीके से क्लियर करने का प्रयास है। अकबर कालीन किस भवन या किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? तो वो आपका कौन सा था? देखिएगा, दोनों ही इसमें आपके, जैसे फतेहपुर सीकरी का पंचमहल हो गया एंड सिकंदरा में अकबर का मकबरा हो गया। इन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध जो है स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो आपका 3rd नंबर, ये दोनों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दशराग्य युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर हुआ था? ये आपका रावी नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? दशराग्य युद्ध जो है वह रावी नदी के तट पर हुआ था। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? किसने बना लिया था? वह आपके महाबत खां थे। कौन? महाबत खां ने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था। अगला क्वेश्चन कहता है देखिएगा, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो वह आपकी कनगनहल्ली है। कनगनहल्ली स्थित स्तूप जो है वो अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्रतीत हुई है। अच्छा, ये जो कनगनहल्ली है, ये जो स्थल है आपका वो कहाँ है? ये आपका कर्नाटक के गुलबर्गा, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के चितलपुर तालुका में स्थित है। ठीक है, बात क्लियर होती है। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष निम्न में कौन था? प्रथम बौद्ध संगीत का जो अध्यक्ष था वह महाकश्यप था। कौन? महाकश्यप था। ठीक है, कौन? महाकश्यप था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? शेरे पंजाब के नाम से आपके लाला लाजपत राय जाने जाते थे और ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। कौन? लाला लाजपत राय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये जो आपका है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। इसको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। साइमन कमीशन के सदस्यों में शामिल नहीं था। कौन नहीं था? इसमें आपके मॉरिस ग्वेयर जो हैं वो साइमन कमीशन के सदस्यों में शामिल नहीं है। साइमन कमीशन का अगर आपसे पूछ ले कि इसका गठन कब हुआ था डिफरेंट, साइमन कमीशन का जो गठन है वो 8
नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का जो गठन है वो 8 नवंबर 1927 को किया गया, जिसमें मैरिस गुएर जो है वो इसमें शामिल नहीं थे। ओके, बाकी आपके जो जैसे लॉर्ड बर्न हैं, बर्नन हॉमशॉन है, CR एटली हैं और GR हैं, लैंडफॉक्स हैं, ये सभी इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो उस समय भारत का जो प्रधान सेनापति था वो लॉर्ड वेवेल था। कौन? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, और जो ये बात चर्चिल की हो रही है, चर्चिल जो है ये उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चर्चिल कौन थे? चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग जो है वह बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। बनिहाल जो है वह एक दर्रा है जहाँ से होकर के जवाहर सुरंग गुजरती है। रजत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? रजत क्रांति आपकी अंडा यानी कि पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा, जिसको हम पोल्ट्री उत्पादन भी कहते हैं, उससे संबंधित है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को की रेणुकूट उत्तर प्रदेश में अवस्थिति का कारण क्या है? तो इसका कारण है कच्चे माल के स्रोत से निकटता होना। क्या है? कच्चे माल के स्रोत जो है वो इनसे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन ओवर हियर। भारत में समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो भारत में समुद्री तट रेखा की जो कुल लंबाई है वह हमारी 7517 किलोमीटर है। 7517 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 96, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वह आपका जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत ही कम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार को किस वर्ष तक मंजूरी दी गई है? जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये पहली बात तो बताएं आपको कि 2015 में इसको शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद जो है कि सरकार के द्वारा 2021 में ये लगभग समाप्त हो रही थी और अब इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष और बढ़ा करके 2026 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 2026 तक कर दिया गया है। पेरी अर्बन कृषि कहते हैं। पेरी अर्बन किसको कहते हैं? पेरी अर्बन जो कृषि है ये आपकी शहर के नज़दीक कृषि इकाइयों के विस्तार को कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आपका जैसे बागवानी है, कृषि है, मछली पालन, कुक्कुट पालन, ये सभी चीज़ें हमारी पेरी अर्बन कृषि के अंतर्गत आ जाती हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं कर सकती, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, ये कथन किसका है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे है और कहना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करने के लिए जो आंसर इनके हैं वो हम टिक करके इस तरीके से और दे देंगे। इसकी जो कंप्लीट PDF रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसकी कंप्लीट 100 क्वेश्चंस की PDF भी मिलती रहे। गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो वो आपका 2011 है। कौन सा? 2011 है। ठीक है, अब आप जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।